हेलो बच्चों। चलो आज हम करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर की ये 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सक्रीशन। सबसे पहली बात तो यही है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वेस्ट जनरेट होती है, उस हार्मफुल और टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में कई तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं और कई तरह की मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो जनरेट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिमूव करता है? लंग्स जो है वो हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में। इसी तरह से जो हमारा लिवर है वो भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। कैसे? कि पिगमेंट्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, सिमिलरली कुछ कोलेस्ट्रॉल या कुछ ड्रग्स, जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनके जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिवर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल देता है और डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही इन चीज़ों की भी एक्सक्रीशन हो जाती है। इसी तरह से हमारी स्किन जो है ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। हमारी स्किन के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं इनमें से पसीना निकलता है। उस पसीने में पानी तो होता ही होता है, पानी के साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड या लैक्टिक एसिड, इन चीज़ों की भी रिमूवल हो जाती है। हमारी ऑयल ग्लैंड्स जो हैं ये ऑयल प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम सीबम कहते हैं। सीबम के साथ ही साथ कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सीज एटसेट्रा जो है वो भी साथ ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो लंग्स हो या लिवर हो या स्किन हो, अपनी अपनी जगह पर ये ऑर्गन्स जो हैं कई तरह की मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम किडनीज की बात करें तो जो हमारी मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए किडनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कैसे करता है और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, अब हम डिटेल में देखते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज होती हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड वाली किडनी को हम राइट किडनी कह देंगे। ये किडनीज ही होती हैं जो कि हमारी जो ब्लड है उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती हैं। सो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम किडनीज करती हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये रिमूव कहाँ से होनी है? ब्लड से होनी है। तो रीनल आर्टरीज जो है वो ब्लड को किडनीज के अंदर लेकर आती हैं और यहाँ पर उस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है और फिर जो रीनल वेन्स हैं वो इस ब्लड को वापस ले जाती हैं किडनी से बाहर। रीनल आर्टरी ने किडनीज की तरफ ब्लड लेकर आना है और रीनल वेन्स ने किडनीज से ब्लड वापस लेकर जाना है। अब किडनीज के अंदर क्या हो गया? नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गई, यूरिन बन गया। ये जो यूरिन है वो यहाँ से इकट्ठा होके यूरिटर्स में चला जाता है। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों किडनी से ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकल रही हैं जिनको हम यूरिटर्स कहते हैं। सो इन यूरिटर्स के थ्रू जो यूरिन है वो आगे जाता है और आगे एक मस्कुलर ऑर्गन पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर यूरिन जो है वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि यूरिन की स्टोरेज करता है टेम्पररीली। तो जब तक यूरिन एक्सक्रीट नहीं होगा तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही स्टोर्ड रहेगा। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होता है, इसीलिए जैसे जैसे ये भरता जाता है ये हमारा जो है ब्रेन उसको मैसेजेस भेजता है और हम एक अर्ज महसूस करते हैं कि यूरिन को पास आउट किया जाए। अब जब भी यूरिन ने पास आउट होना है वो यूरिथ्रा के थ्रू होना है। तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के आगे की डक्ट, इसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। इसके थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट होता है। और यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो मेल्स के अंदर थोड़ी सी बड़ी होती है जबकि फीमेल्स के अंदर ये जो यूरिथ्रा है थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ होता है। किडनीज के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए या यूरिन फॉर्मेशन के लिए काम करती है। उस फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। आइए अब हम नेफ्रॉन देखते हैं।
दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसने कि एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है फ्रॉम द ब्लड। अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखो, ये एक रीनल आर्टरी की ब्रांच है जो कि ब्लड ले करके आ रही है टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये जो रीनल आर्टरी है, ये इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती है और एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस में से ही जो है ना फिल्ट्रेट, उसकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से ही बाहर निकलती है। बॉमन्स कैप्सूल आगे लीड करता है टुवर्ड्स ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे कॉइल्ड सी स्ट्रक्चर है, ये बेज कलर की, ठीक है ना। ये क्या है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। बॉमन्स कैप्सूल के पास वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसको हम पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कह देते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जबकि दूसरा वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है, जो कि अवे फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कह देते हैं। पीसीटी से देखो, ये जो नेफ्रॉन है, इसका ट्यूबुलर पार्ट नीचे जा रहा है और एक यू शेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लूप ऑफ हेनले भी कह देते हैं। अब तक कौन से पार्ट्स हो गए, कप लाइक स्ट्रक्चर होगी बोमन्स कैप्सूल, उसके पीछे ट्यूबुलर पार्ट आ गया नेफ्रॉन का, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर आ गई, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और फिर आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आगे लीड करता है टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये यूरिन कलेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली सारा यूरिन जो है उसको कलेक्ट करके ये यूरिटर्स के अंदर डाल देती हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो नेफ्रॉन है, इसके आसपास देखो कितनी ब्लड सप्लाई है ना, क्योंकि ब्लड में से ही नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालनी है और इसी ब्लड ने बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से रीअब्जॉर्ब भी करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ बॉमन्स कैप्सूल में इकट्ठा होता है और वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर देखो लूप ऑफ हेनले में क्या है कि अगर यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो ब्लड वेसल या वेन इसके पास है, वहां पर जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो जो इसके पास ब्लड वेसल है उसके अंदर जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है ना, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कह देते हैं। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें कि दोनों चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि ब्लड और फिल्ट्रेट में जो भी चीज़ों का एक्सचेंज होना है, वो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की रेट है वो बहुत फास्ट हो जाए। अब हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होती कैसे है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? 3 स्टेप्स होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो होता क्या है कि रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर के आती है और नेफ्रॉन की जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर एंटर करती है। जैसे ही ये रीनल आर्टरी बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती है, ये ब्रांच कर जाती है टू फॉर्म अ वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो कैपिलरीज है उनका डायमीटर बहुत कम है और ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और क्योंकि इन कैपिलरीज की जो लाइनिंग है वो बहुत थिन है, तो इस कारण बहुत प्रेशर से इस ब्लड में से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है। इस पानी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया भी निकलती है, साथ ही बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और कुछ अमाइनो एसिड्स, इसी तरह से कुछ
पोटाशियम आयंस, कुछ सोडियम आयंस, कुछ प्रोटॉन्स, ऐसी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पानी के साथ ही निकल आती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें जो अब निकली हैं ब्लड से, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है बोमेन्स कैप्सूल से इकट्ठा होकर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला जाता है। अब अगर हम देखें कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें से कितना फिल्ट्रेट निकलता है, तो नॉर्मली जो है 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट प्रोड्यूस होता है बोमेन्स कैप्सूल में। इट मीन्स एक दिन में अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये सारा फिल्ट्रेट जो है यानी कि 180 लीटर पर डे हमारी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाए, तो क्या हम इतना वाटर लॉस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं ना। नॉर्मली हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना होता है? ओनली 1 to 2 लीटर पर डे। इट मीन्स इस फिल्ट्रेट में से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्लड में दोबारा से रीएब्जॉर्ब होंगी। वही हमारा सेकंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। So second step of urine formation is known as selective reabsorption. अब ये जो इतना सारा फिल्ट्रेट बना है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में गया पीसीटी से, ये चला गया लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले से फिर ये चला गया टुवर्ड्स डीसीटी। तो इस ट्यूबुलर पार्ट में ही बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होगी इनटू द ब्लड, और यहाँ पर जो ब्लड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्या करेगा? ये चीज़ों की सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की रेट जो है वो बढ़ा देगा। बहुत सारा पानी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स या और भी कई तरह के आयंस जो हैं वो इस फिल्ट्रेट में से दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो सारे वापस चले जाते हैं ब्लड के अंदर। जब तक ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ डीसीटी तक पहुँचता है, ये फिल्ट्रेट काफ़ी हद तक कंसंट्रेटेड हो चुका होता है। अब आता है थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशंस। बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हर हालत में बॉडी ने रिमूव करनी ही करनी है, वो लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में इस फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दी जाती हैं। जैसे अगर कुछ ड्रग्स जो हैं या कोई मेडिसिन हमने खाई हैं तो उनके बाई प्रोडक्ट्स हो गए, या पिगमेंट हो गई यूरोक्रोम, या और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना ही करना है, वो इस फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिए जाते हैं एट द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट विद अ लॉट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स इज नाउ नोन एज यूरिन। ये जो यूरिन है अब ये कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू आगे चला जाता है, और सारे ही नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो यूरिन इकट्ठा करती हैं और अल्टीमेटली ये लीड करती हैं टुवर्ड्स द यूरेटर, ताकि यूरेटर के थ्रू ये जो है यूरिन वो आगे जाए। कहाँ जाएगा अब ये यूरिन? एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम दोबारा से देखते हैं। यूरिन आ जाएगा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू द यूरेटर्स। इन यूरेटर्स की जो एंट्री है ना यूरिनरी ब्लैडर में, वो कुछ इस तरह से ओब्लिकली होती है कि कभी भी ब्लैडर से वापस जो है ना यूरिन वो यूरेटर्स में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर यूरिन जो है वो टेम्पररीली स्टोर्ड होगा। जैसे जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर भरता जाएगा हमें एक अर्ज सी फील होनी शुरू हो जाएगी टू पास आउट द यूरिन, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये यूरिन जो है वो पास आउट होगा। दिस एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। इस तरह से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लेकिन कई बारी इन केस ऑफ सम इंजरी और इन केस ऑफ सम इन्फेक्शन हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, प्रॉपरली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाती। उस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इवन कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से एक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है? इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। एक्चुअली ये एक डिवाइस होती है
जो कि हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है, और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। ये कैसे होता है डायलिसिस, ये भी देखते हैं। देखो ये डायलिसिस मशीन है। देखो यहाँ पर एक टैंक होता है, इस टैंक के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल लाइनिंग के साथ बनी होती हैं, और ये सारी की सारी जो ट्यूब्स हैं वो इस टैंक के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। यानी कि इन ट्यूब्स के आसपास ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, ये क्या है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ आवर ब्लड। सिर्फ ये फर्क होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती। अब हमने क्या करना है कि जो पेशेंट है उसकी आर्टरी से हमने ब्लड लेना है, और ये जो ब्लड है ये इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर पंप कर देना है। ये ब्लड जो है इन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो मूव करेगा। जैसे जैसे इन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जो है वो मूव करेगा, क्या होगा कि इस ब्लड में से जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज आउट कर जाएगी। एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि इस टैंक के अंदर का जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको कंटिन्यूसली रिप्लेस करते रहते हैं विद फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ताकि किसी भी पॉइंट पे इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बढ़े ना। सो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम अलग से इकट्ठा करते रहते हैं, और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर जाता रहता है। सो जैसे ब्लड ने मूव किया उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल करके आ गई इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, और अब ये जो ब्लड है वो कंपैरेटिवली साफ हो गया। अब ये जो ब्लड है ये वापस से पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है थ्रू द वेन। सो इस तरह से हम रीनल फेलियर के केस में पेशेंट की जान जो है वो बचा सकते हैं। बट ये जो प्रोसीजर होता है ना हीमोडायलिसिस का, ऐसे पेशेंट्स में ये हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर रेगुलरली करना पड़ता है, वीकली या फोर्टनाइटली, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो ये वन टाइम मेजर नहीं है बल्कि रेगुलरली रिपीट होने वाला मेथड है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। आपने इसके बारे में भी ज़रूर सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर कुछ ऑर्गन्स जो हैं अगर ख़राब हो जाए तो हम किसी और से ऑर्गन लेकर उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। कौन से ऑर्गन्स का कॉमनली ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे कि आंखों का जो कॉर्निया है, या फिर किडनीज है, या फिर हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन का पार्ट, या फिर बोन मैरो, इन सब चीज़ों का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जाता है। अब जिस इंसान से ये ऑर्गन्स लिए जाते हैं उसको हम कह देते हैं डोनर, और जो इंसान इन ऑर्गन्स को रिसीव करता है उसको हम कह देते हैं रेसिपिएंट। इट मीन्स डोनर से ये जो ऑर्गन्स हैं ये लिए जाते हैं और रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर सर्जिकली ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सारे ऑर्गन्स तो तब ट्रांसप्लांट होते हैं जबकि जो डोनर है उसकी डेथ हो गई हो, या डॉक्टर उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दे। लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक जो जिंदा इंसान है वो भी डोनेट कर सकता है। जैसे अगर किसी की किडनीज खराब हो गई हैं तो रिलेटिव्स में से कोई एक किडनी अपनी जो है वो डोनेट कर सकता है। इसी तरह से पार्ट ऑफ लिवर या पार्ट ऑफ लंग्स जो है वो भी डोनेट किए जा सकते हैं, या बोन मैरो जो है वो भी एक जिंदा इंसान से डोनेट किया जा सकता है। तो वैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऑर्गन्स उसके तो अब किसी काम के नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि किसी ज़रूरतमंद के अंदर ये ऑर्गन्स लगा दिए जाएं और उसकी जान जो है वो बचा ली जाए। हमें इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो भी करवाना चाहता है, ये ऑर्गन्स जो हैं उस इंसान की अपनी कंसेंट से या उसके रिलेटिव्स की कंसेंट से ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर भी कई तरह की मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनती हैं जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। जैसे प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो भी एक प्रोडक्ट बनता है, और इनका रिमूवल जो है वो स्टोमेटल अपर्चर्स के थ्रू होता है। इसी तरह से कुछ जो वेस्ट मटेरियल जो है ना वो लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब किसी लीफ के अंदर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाए तो ये जो लीफ है ये गिर जाता है, यानी कि लीफ फॉल हो जाता है। उससे क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, रिमूवल हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी प्लांट के अंदर वाटर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो ट्रांसपीरेशन से उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है।
कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी स्टोर हो जाते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रेजिन्स या गम्स जो हैं, ये स्पेशली जो ओल्ड जाइलम है उसके अंदर स्टोर होते हैं। अगर किसी प्लांट पार्ट में बहुत सारे जो हैं डेड सेल्स इकट्ठे हो जाएं, तो वो जो टिश्यू है वो क्या करता है, वो उस प्लांट पार्ट का फॉल करवा देता है। जैसे अगर लीफ के अंदर ज़्यादा डेड सेल्स इकट्ठे हो गए हैं तो लीफ गिर जाएगा। अगर किसी और प्लांट पार्ट में ज़्यादा डेड सेल्स इकट्ठे हो गए तो उसका फॉल हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्लांट्स जो हैं दे गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड सेल्स। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो है ना वो प्लांट्स सॉइल के अंदर भी अपनी रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स की हेल्प से कोई भी वीडियो जो है वो देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।